सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि हम लोग जो जेईई मेंस के रिमेनिंग अटेम्प्ट्स हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और मैक्सिमम परसेंटाइल एंड मार्क्स गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स की बात करते हैं। तो फिज़िक्स में अगर हम देखें तो सबसे जो ज़्यादा वेटेज कवर करता है वो है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में अपना आता है, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं जेईई मेंस का। मॉडर्न फिज़िक्स में अपना आता है ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये दोनों मैं आप लोग कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर आप लोग एनसीईआरटी लेवल का भी दोनों पढ़ लें तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी है। और आप जो 5 क्वेश्चंस इसमें हैं उनमें से आप 4 क्वेश्चन एटलीस्ट कर ही लेंगे अगर आप एनसीईआरटी लेवल का भी पढ़ के जाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स आप लोग एनसीईआरटी लेवल का कर ले, फॉर्मूला देख ले, और जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको कर लें, ताकि आप 5 में से 5 या फिर 4 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लेंगे अगर आप एनसीईआरटी लेवल का करेंगे और जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कर लेंगे तो। फिर आता है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। अब अगर हम हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स भी टफ भी कभी आ जाता है, कभी इजी भी आता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फॉर्मूला देख के जाइए। हीट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्नोट इंजन वाला कॉन्सेप्ट जो है, और रेफ्रिजरेटर वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दो फार्मूले हैं और इन्हीं दो फार्मूले पे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है हर साल। तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, जैसे कि वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप लोग फार्मूला तो हर चीज़ का देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग तुरंत उसको कर दें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बहुत आसान आ गया और आप लोग को फार्मूला ही नहीं याद आ रहा है कि आप लोग उस क्वेश्चन को करें। तो फार्मूला हर चैप्टर का देख के चाहिए। फिर बात करते हैं ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन है। तो ऑप्टिक्स से तो देखिए, ऑप्टिक्स का वो क्वेश्चन जो आते हैं जेईई मेंस में वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और थोड़े टफ साइड के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया है तो ऑप्टिक्स पे ध्यान दें। फार्मूला ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि फार्मूला और जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ताकि अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप लोग उसको आसानी से कर लें। ऐसा ना हो कि इजी क्वेश्चन आ गया और आप लोग को फार्मूला ही नहीं पता है। तो फार्मूला देख लीजिए, सारे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स हैं सबका फार्मूला देख लीजिए आप लोग एटलीस्ट। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग अगर हम उसका सिलेबस देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एक मिनट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सिलेबस में देखिए, ये है जो कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ फॉर रेजिस्टर्स होता है। इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी यार कई अटेम्प्ट में आए हैं और कई पेपर्स में भी आए हैं, काफ़ी बार आए हैं। तो आप लोग इसका जो शॉर्टकट है उसको देख लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर बाकी जो है ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो एनसीईआरटी लेवल की चीज़ें हैं ये तो पढ़ ही लीजिए। और हाँ, इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कंफर्म आना क्वेश्चन, कंफर्म एकदम 100%, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें है मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। इन तीनों में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा और ये तीनों बहुत ही ईजी टॉपिक से, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसको तो आप कंफर्म पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये हो गया। फिर आता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना वही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गॉस लॉ है। तो ये तो आप लोग देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा इसका, और बाकी भी एनसीईआरटी लेवल का पढ़ लीजिएगा। कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर से भी एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही है हर साल। तो अब बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, देखिए देखिए सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये जो रोटेशन वाला टॉपिक है और सेंटर ऑफ मास वाला, इससे काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, या ज़्यादातर तो टफ क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसका मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो अब इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, वेव्स जो चैप्टर है, वेव्स जो है इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेव्स से फॉर्मूला बेस्ड और इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। वेव्स को कर लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा। ईएमआई का, एसी का फॉर्मूला देख लीजिएगा, क्योंकि जेईई मेंस में आप देखेंगे तो 75 to 80% क्वेश्चन जो हैं वो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है ये है कि आप लोग फार्मूला देख लीजिए और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व फिल कर लीजिए। इसी से आपका जो फिजिक्स का है 75% क्वेश्चन जो है वो आपके आसानी से हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैथ्स के, सॉरी,
हाँ, मैथ्स के सिलेबस को हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो मैथ्स में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वेटेज रखने वाला जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 5 चैप्टर्स आते हैं। ये सब काट दोगे ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे जो 5 चैप्टर्स आते हैं वो हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग कह सकते हैं कि मोस्ट इजी है मैथ्स का टॉपिक, और इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की हुई है, आप लोग को फॉर्मूला बेसिक्स पता है, जैसे T=0 फॉर टेंजेंट्स, इस टाइप्स के जो फॉर्मूले हैं फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इन तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आप लोग को, लेटस रेक्टम, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं तो आप लोग 5 में से 4 क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस तो करके ही चाहिए। फिर अपना आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में देखिए आप एनसीईआरटी के जो फॉर्मूले दिए हुए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, वो सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए। और जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो इजी में आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग अपना देख लीजिए कि जो किंग रूल है, क्वीन रूल है, वो सब आप चेक कर लीजिए। अब 3 में से 2 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप डेफिनेट अच्छे से आता है और इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट का फॉर्मूला आता है। और फिर उसके बाद एलसीडी आता है। तो एलसीडी भी आप लोग एनसीईआरटी अगर देख लें अच्छे से तो 3 में से 1 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे एनसीईआरटी, अगर ईजी हुआ तो 2 भी कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर मैं बाकी सब में यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए। और हाँ, 3D वेक्टर इसको सबसे पहले करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट ईजी क्वेश्चन इससे आते हैं और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन इससे आते हैं। तो 3D वेक्टर तो करके ही जाना है आप लोगों को। फिर उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स आता है। तो ये दोनों भी एक एक क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों भी बहुत ईजी हैं, एक दिन भी नहीं लगता है, आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। तो इन दोनों को भी कर लीजिएगा क्योंकि ये भी अच्छा वेटेज रखते हैं। फिर उसके बाद अपना आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो काफ़ी, इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, लीनियर फॉर्म और बर्नौलिस इक्वेशन होता है और एक और होता है। तो इन तीनों में से आप इसको भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी लेवल का मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सारा एनसीईआरटी लेवल का कर लीजिए। लेकिन जो कुछ मोर टफ चैप्टर्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, इन सबों का जो कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है उस पर ज़्यादा टाइम या ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो टाइम का वेस्ट हो जाएगा एक तरह से आप लोग कहें तो। क्योंकि जेईई मेंस में अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर करके जाते हो और एनसीईआरटी अच्छे से करके जाते हैं तो 75 to 80% क्वेश्चंस आप लोग अच्छे आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग को मैंने बता दिया ऑर्डर कि सबसे पहले आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, एनसीईआरटी लेवल का सारे फार्मूला देखने हैं और जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद आप लोग को करना है 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर, ये भी उसी ऑर्डर में करना है आप लोग को। फिर उसके बाद आप लोग को करना है स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर आपका जो इंटरेस्ट हो वो कर लीजिए, लेकिन सारे चैप्टर एक बार देख के जाइए, फॉर्मूला एक बार देख के जाइए, और एनसीईआरटी लेवल का तो प्रिपेयर एटलीस्ट करके ही जाइए। तो गाइस, अगर हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे हिसाब से जो दिया हुआ है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है 3 से 4 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री और ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक है उससे आते ही है। तो डी ब्लॉक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोग को सिलेबस भी दिखा देता हूँ केमिस्ट्री का। अगर हम डी ब्लॉक से बात करें तो डी ब्लॉक से जो KMnO4 वाले रिएक्शंस हैं या फिर जो पर मैग्नेट का रिएक्शन है, मैग्नेट का रिएक्शन है, ये सब इम्पोर्टेंट है और ये सब एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप डी ब्लॉक को देख सकते हैं, जो K2Cr2O7 है, KMnO4 का रिएक्शंस जो है, प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं, ये सब आते हैं। और जो डी ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कवर हो जाती है इसकी, लेकिन जो ये आयनेशन, एंथैल्पी, रेडियस, ये है, इसको आप लोग एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, इससे इजी ही क्वेश्चन आते हैं डी ब्लॉक से। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा आता है सबसे वर्नर थ्योरी हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। और आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा। एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, और इससे 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। सो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि एक बार इसको पढ़ लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छे से।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर आप लोग देखें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को मैं कहना चाहूँगा कि इसको अगर आप लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ज़रूर देखना चाहिए। और फिर IUPAC नोमेनक्लेचर जो है इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इस आप लोग को देख के ही जाना चाहिए। फिर जो वर्नर थ्योरी है वो भी इम्पोर्टेंट है, आइसोमरिज्म भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ 3-4 टॉपिक्स स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से दिया हुआ है 3 क्वेश्चन। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि काफ़ी कुछ आ जाते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, तो वो तो चैप्टर वाइज अपना कवर होता ही रहता है। फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसियस स्टेट दिया हुआ है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स आप लोग एक बार एनसीईआरटी से देख लें, क्योंकि अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स आप लोग के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि सेम ही होता है, बस साइन कन्वेंशन थोड़ा चेंज होता है। और गैसियस स्टेट भी कई वही चीज़ है जो आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तो इसमें भी PV = nRT लगता है। इसमें थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और आइडियल बिहेवियर और रियल गैसेस ये सब थोड़ा चेंज होता है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ये इंपॉर्टेंट है गैसियस स्टेट में, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर अपना आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग और इक्विलिब्रियम के बारे में। ये दोनों देखिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम तो कि आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा टफ में आता है, केमिकल ईजी होता है। केमिकल बॉन्डिंग आप लोग देखें तो ये लेंथी है लेकिन ईजी है, और वेटेज भी काफ़ी रखता है। तो मैं आप लोग कहूँगा कि आप लोग ये दोनों एनसीईआरटी लेवल पे कवर कर लें। और हाँ, आप लोग जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे हमारे एटलीस्ट 50% कॉन्सेप्ट मैच तो करेगा ही, क्वेश्चन मैच ना करे। तो केमिस्ट्री के लिए हम लोग ने देख लिया इक्विलिब्रियम और केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा फार्मूला बेस्ड है, ये कर लीजिए। ये मॉडर्न फिजिक्स का है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिक्स में आपने अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग को ईजी होगा। फिर मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों भी आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड है, ये भी देख सकते हैं। E = E0 - 2.303 nRT/LF ln Q, जो फॉर्मूला है नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं 2 चैप्टर्स, इससे एक क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा क्लास 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो देख लें, क्योंकि वो इजी है और उससे 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग जरूर देख लें। 11th की फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ साइड में आती है, बट क्लास 12th की ईजी है। तो आप लोग फार्मूला सारे देख लें और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे ही कर लें। फिर अपना ऑर्गेनिक आता है, तो ऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट अपना जीओसी होता है। जीओसी से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आइसोमरिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा टफ साइड में आता है और बच्चों को कम समझ में आता है, तो ये आप लोग लास्ट में करें, क्योंकि इससे पहले आप लोग को हाइड्रोकार्बन कर लेना है, एल्कीहाइड कर लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव कर लेना है। फिर ये जो है ये प्योर लर्निंग वाला चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये कर लेना है। ये आप लोग को कर ही लेना है, क्योंकि ये पूरा लर्निंग बेस्ड है आपके, और इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री में इस हिसाब से हम लोग देखें तो 80% अगर आप एनसीईआरटी और PYQ करके जाएँ तो 80% आपका मार्क्स आप लोग ला सकते हैं आराम से, अगर आप लोग ने अच्छे से एनसीईआरटी पूरी की हुई है, फॉर्मूला आपने हर चैप्टर का देखा हुआ है, तो आप 80% मार्क्स ला सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोग को हर बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर देख के जाइएगा। तो वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।